तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती GNMT पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हिस्टोरी में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, हिस्टोरी में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो चलते हैं अब डायरेक्ट थंबनेल स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे कि आज लेकर आए हूं क्या, तो 12th BSEB परीक्षा 2024 के लिए ओनली इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हूं। जो किसमें क्या, कौन सा सब्जेक्ट का, तो हिस्टोरी का, मतलब इतिहास का। आज 12th का इतिहास का ओनली इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएगा, जिसमें क्या कि 70 में 70 नंबर पक्का आएगा। क्योंकि पिछलके क्लास का जैसा रिकॉर्ड है कि पिछलका क्लास में जो बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बच्चे हैं जो बहुत से 450 नंबर प्लस किए हैं। तो आपको अभी अब की बारी है क्या, अब आपकी बारी है 450 लाने का। तो हिस्टोरिकल लेकर आएगा, जिसमें क्या सभी से बता दिया जाएगा आगे कि संकल्प बैच के अंतर्गत आता है हिस्टोरी। क्या इतिहास संकल्प बैच के अंतर्गत चल रहा है अभी। और सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला, मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम हॉल में, तो बच्चे को कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं हो, बाकी कंफ्यूज से पहले हम ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए सीधा परीक्षा हॉल में छपने वाला है। तो बस ये मेरा टाइटल है क्या, जीत है तो जीत है, मतलब जीत कर लिया है कि हमें इतना नंबर लाना है, तो जीत आपका पक्की हो जाएगा। क्या अब की बार 450 पार, बिल्कुल करेक्ट। तो बस चलता हूं अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो कर रहा है। 12th का BSEB परीक्षा का क्या, हिस्टोरी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था। मोहनजोदड़ो में करवाया था, हड़प्पा में करवाया था, लोथल में करवाया था या कालीबंगा में करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कहां, तो हड़प्पा में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन सबसे पहले कहा में, तो हड़प्पा में करवाया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो कर रहा है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। क्या बनवाली किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बता दूं कि इसका करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहां, हरियाणा में। बनवाली किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, मतलब किसने की थी। कनिंघम ने की थी, फ्लिट ने किया था, डीसी सरकार ने किया था या विलियम जोन्स ने किया था। तो बता दूं कि इसका तीन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना किया था वो ऑप्शन डी हो गया, विलियम जोन्स ने किया था। तीन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, विलियम जोन्स ने किया था। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है क्या होगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा आप लोग पढ़े होंगे 12th में बहुत जबरदस्त तरीके से, एंड 10th में भी। तो वही पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। तो बता दूं कि चार का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आगे पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, मतलब सिंधु सभ्यता में मुहर किस चीज का बनाया जाता था। सेल खड़ी का, लोहा का, तांबा का या इनमें से सभी का। तो बता दूं कि पांच का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या, सेल खड़ी। सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनाई जाती थी वो सेल खड़ी का बनाई जाती थी, इसलिए पांच का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे से छठा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, मतलब कौन सा भारतीय शासक है जिन्हें नेपोलियन की संज्ञा, मतलब नेपोलियन के नाम से पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को। तो बता दूं कि 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, समुद्रगुप्त को भारत का क्या, नेपोलियन को नाम से जाना जाता है। आगे सातवां क्वेश्चन पे चलिए। देखिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जो कौन था। मगध था, अवंती था, कौशल था या गंधार था। तो बता दूं कि 7 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। 16वें महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली बोला जाता है वो क्या था, तो मगध था। क्या, मगध। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां देखिए क्या बता रहा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख, मतलब क्या अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा था वो कौन सा शिलालेख में उसका उल्लेख किया गया है। प्रथम शिलालेख में, सप्तम में, 10वां में या 13वां में। तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा था। किसमें, तो 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख वर्णन है।
आगे 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बना, यहाँ हो जाएगा क्या, अर्थ हो जाएगा, सॉरी, अर्थशास्त्र के रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र का जो रचना हुआ था वो कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो चलिए बता दूं कि 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, तो ऑप्शन सी हो गया। तो अर्थशास्त्र का रचना कब हुआ था? तो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र का रचना हुआ था। 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। आगे 10वां देखिए, क्या बोला, बजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या बोला है कि बजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? देखिए यहां पूरा लिख देते हैं, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, क्या मतलब बजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता था? तो बता दूं कि 10 का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गण संघ हो जाएगा। क्या, गण संघ कहा जाता था। आगे 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? मतलब पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? मुंडक के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा, उदयन के द्वारा, या अजात शत्रु के द्वारा? तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र नगर के देखिए पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना। तो पटना का जो स्थापना किया गया था किनके द्वारा, तो उदयन के द्वारा किया गया था। आगे 12वां क्वेश्चन में, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था भाई? पांडव ने जीता था, कौरव ने, संथाल ने, या मंगोल ने? तो बता दूं कि 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता था, 5 पांडव भाइयों ने जीता था। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। बस वही जोश और जुनून हमें 2024 के लिए इंटर एग्जाम के लिए लगाए रखना है। जिस तरह से 10th में गर्दा किया है आप लोग, उसी तरह से 12th में भी गर्दा होना चाहिए 450 प्लस। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या वर्ग, अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद का, विचित्र वीर्य का, पांडु का, या दुर्योधन का? तो बता दूं कि 13वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, तो ऑप्शन बी हो गया, विचित्र वीर्य। क्या, विचित्र वीर्य का कौन था? तो अंबा और अंबालिका पत्नी थी। आगे चलते हैं 14वां पे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, लाजवाब। अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, या इनमें सभी का? तो द्रौपदी किसकी थी? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था, इन सभी का, अर्जुन का भी, नकुल का भी, सहदेव का भी। 5 पांडव ना बोला था, तो वही, लेकिन इन सभी का 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलिए, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप लोग का जो 12th का बीएससीबी जो परीक्षा 2024 के लिए बनाया गया बैच, वो संकल्प बैच के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो हिस्टोरी आएगा संकल्प बैच के अंतर्गत, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा, साइकोलॉजी आ जाएगा, पॉलिटिक्स साइंस आ जाएगा, मतलब राजनीतिक विज्ञान, और होम साइंस मतलब गृह विज्ञान। संकल्प बैच के अंतर्गत इतना सारी सब्जेक्ट आएगी। तो बस आप लोग देखते रहे लगातार, क्योंकि पिछले का साल जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से देखे थे सभी का 450 प्लस था। तो बस अब आपकी बारी है 450 में जलवा दिखाने का। और ये तो बांध लीजिएगा क्या, कि जीत है तो जीत है। तो बस अब बता दिए हैं आप लोग का संकल्प बैच के अंतर्गत इतना सारी क्लास चलने वाली है 2024 तक। तो जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और बता दूं कि इसमें बहुत जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जुड़ रहिए हमारे साथ। और चलते हैं आगे 16वां क्वेश्चन पे, 16वां नहीं बल्कि 15वां पे। क्या बोलेगा, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है महाभारत के कौन सा पर्व में उल्लेख है? आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में, या इनमें से सभी? तो बता दूं कि 15 का ना था, 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या, ऑप्शन सी हो गया, शांति पर्व में महाभारत में क्या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 16 पे चलते हैं। देखिए 16 में क्या बोला, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मतलब सांची का जो स्तूप है ना वो कौन सा धर्म से संबंधित है भाई? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, या सिख धर्म से? तो बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, बौद्ध धर्म से। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते 17 पे, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध था वो कौन सा धर्म से था? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या जैन धर्म से? तो बता दूं कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जैन धर्म से।
श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध था वो जैन धर्म से था। आगे चलते हैं 18 पे। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? मतलब क्या बोला? प्रारंभिक मतलब प्रथम बौद्ध धार्मिक ग्रंथ कौन सा भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृतिक में, पाली में, संस्कृत में या अपभ्रंश में? तो बता दूं कि 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया, पाली भाषा में लिखा गया, इसलिए 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 19वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। मतलब कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में कौन सा भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में या हिंदी में? तो बता दूं कि 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। आगे 20वां क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है कि कुंडलबन, क्या कुंडलबन कहां में है? तो भाई कश्मीर में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस क्या बोल रहा है किस शासक के काल में हुआ था? मतलब कि कुंडलबन में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था भाई? अजातशत्रु के शासन काल में, कनिष्क के, अशोक के या कालाशोक के शासन काल में? तो बता दूं कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, कनिष्क के शासन काल में। चलिए जब लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा तो उसमें बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगी। इधर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उधर से आप डायरेक्ट आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे, और हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा लाइव क्लासेस में। तो बहुत जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, तब तक आप लोग अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग क्लासेस देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या कालाशोक में? तो बता दूं कि 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी में है। क्या हिनयानी पुस्तकें पाली भाषा में लिखित गई है? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 22वां में महावीर स्वामी की पुत्री क्या अयोध्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? क्या बोला है कि महावीर स्वामी की पुत्री कौन था? तो प्रियदर्शना। उसका विवाह किसके साथ हुआ था भाई? आनंद के साथ, उपाली के साथ, जमाली के साथ या इनमें से किसी से नहीं? तो बता दूं कि 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। क्या? तो महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह मतलब किसके? तो जमाली से हुआ था, जमाली से। करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन सी हो गया। 23वां देखिए अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी तो मतलब किसके साथ भारत आया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम के साथ, महमूद गजनबी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ या बाबर के साथ? तो बता दूं कि 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया, महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत आया था। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बस आगे 24वां क्वेश्चन, वास्को डी गामा कब भारत आया था? 17 मई 1498, 17 मार्च 1598, 17 मार्च 1498 या 17 मई 1598? देखिए बड़ा डेट तो सभी को याद रहता है, बड़ा डेट सभी को याद रहता है, लेकिन छोटा डेट में सभी को कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो। ये बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये होगा, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहा? तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। समझे? चलते हैं आगे 25वां क्वेश्चन पे। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों का असमान माना हुए क्या था? दूध तथा अंडा था, नारियल तथा पान था, पपीता तथा टमाटर था और खरबूज तथा तरबूज था। तो बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। क्या? नारियल तथा पान, नारियल तथा पान 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन नहीं पढ़े होंगे तो हार्ड लग रहा होगा। तो चलिए हार्ड नहीं लगेगा, 102 बार वीडियो देख लीजिए। बाकी 2024 का एंट्रेंस 2024 का बोर्ड परीक्षा में आप लोग गर्दा उड़ा देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जिस तरह से पिछल का स्टूडेंट उड़ाए गर्दा और जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में गर्दा उड़ाए हैं, उसी तरह से इसमें भी आप लोग गर्दा उड़ाएंगे। 26 पे देखिए मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो बता दूं कि 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या था? सी था, राजदूत। मेगास्थनीज क्या? तो राजदूत था। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था, राजदूत मतलब क्या? राजा का दूत था। आगे 27 में आईने ए अकबरी किसने लिखा है भाई? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या बदायूनी ने? तो बता दूं कि 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, अबुल फजल ने। क्या? अबुल फजल ने। बता दूं कि इसमें इस चैनल पे 10th 12th पैरामेडिकल, इसको क्या बोलेंगे? पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक। तो 10 से लेकर हम लोग पॉलिटेक्निक 12th कराते हुए पॉलिटेक्निक तक तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि 10th में भी आप लोग काम देगा। अगर 10th के देख रहे होंगे तो 12th के देख रहे हैं तो 12th में भी काम देगा, पैरामेडिकल में भी काम देगा और पॉलिटेक्निक में भी काम देगा। चलते हैं आगे 28वां क्वेश्चन पे।
28वां क्या, और संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में? किसका? कबीर का जन्म पूछ रहा है। तो बता दूं कि 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, वाराणसी में। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी बनारस में। आगे 29 में, निम्नलिखित में महिला संत थी। महिला संत थी जो कौन थी? मीरा थी, अंडाल थी, कराइकल थी या इनमें से सभी थी? तो बता दूं कि 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्या महिला संत कौन थी? तो मीरा, अंडाल, कराइकल हो गया। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे 30 क्वेश्चन और आज इस बैच का लास्ट क्वेश्चन है। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे, बने क्या बोला कि बने रहे थे, बने रहे थे। कब तक बने रहे थे भाई? दूसरे से 8वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, 15वीं से 17वीं शताब्दी तक, और इनमें से कोई नहीं। बता दूं कि चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा कम माल ज्यादा, मतलब कि समय कम और क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है। और चैनल से कंपेयर करके देख लीजिएगा कि क्या वो कितना बता रहे हैं, कितना मिनट में कितना क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बता दूं कि 30 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन बी हो गया। बी हो गया क्या? दक्कन में चोल शक्तिशाली कब तक बन रहे थे? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्कन में चोल शक्तिशाली बन रहे थे। बस आगे चलते हैं। आगे बस समाप्त हो गया आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई एसटीएन सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।